आज का जो विषय है वो बड़ा गंभीर विषय है। इस प्रकार के विषय हम लोग लगातार कई वर्षों से उठाते आ रहे हैं और प्रदेश की चिंता को लेकर जिस प्रकार से समय समय पर हम लोगों द्वारा इस प्रकार के जो विषय उठाए गए वो कहीं ना कहीं हर समय गंभीर विषय प्रतीत हुए और कहीं ना कहीं जब उस पर कार्रवाइयाँ हुई तो निश्चित तौर पर प्रदेश को और समाज को उसका बड़ा फायदा मिला। और वैसा ही विषय आज भी एक विषय है। लंबे समय से ये विषय पेंडिंग पड़ा हुआ था, अभ्यस्तता के चलते इस विषय में लेट लपीती हुई है, परंतु आज मैं आपके सामने एक विषय रखना चाहूँगा। ये विषय एक अधिकारी से जुड़ा हुआ विषय है और उक्त अधिकारी पेयजल विभाग में कार्यरत है और इनका नाम सुजीत कुमार विकास है, जो हाल ही में मुख्य अभियंता कुमाऊं बनाए गए थे। और जब ये मामला उठा तो उसके बाद फिर अपर निदेशक स्वजल भी बना दिए गए हैं। इस विषय में इसलिए गंभीरता है कि ये व्यक्ति वैसे रांची के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में 2005 में ये यहाँ पर एई के पद पर आए और कार्यरत हुए। अब विषय ये है कि ये लेटर आप देख रहे होंगे, ये लेटर ना तो मैंने दिया ना किसी और ने दिया, ये लेटर एक ठेकेदार ने दिया, जो ठेकेदार इन विभागों में ठेके करते हैं। और उसने ये लेटर केवल लेटर नहीं दिया और ये सचिव को दिया है। सचिव, मैं कहना चाहूँगा कि अगर पेयजल सचिव को दिया है तो श्री शैलेश बघोली जी को ये लेटर दिया गया है। और इस लेटर में गंभीरता तब आ जाती है जब वो शपथ पत्र के साथ इस लेटर को देते हैं। आप माननीय न्यायालय में भी अगर शपथ पत्र के साथ कोई चीज़ देते हैं तो उसको गंभीरता से सुना जाता है। और अगर पेयजल सचिव को शपथ पत्र के साथ लेटर दिया गया है और लिखा गया है किस प्रकार का मामला है और उसके बाद अगर सचिव के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, विभाग के द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया, जो विभाग के मंत्री है उनके द्वारा संज्ञान नहीं लेगा, तो मुझे लगता है कि मामला बड़ा गंभीर हो जाता है। इस लेटर के माध्यम से ये बंधु आरोप लगाते हैं कि उक्त अधिकारी जो है वो काम के बदले मेरे से 10 लाख की डिमांड करता है और 10 लाख रुपए ले भी लेता है। और 10 लाख ले भी लेता है तो उसका वो रिकॉर्ड भी देता है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हुई है, जो 10 लाख उससे लिए हैं 2-2 लाख करके, और ये इसलिए लिए गए थे कि वो काम उन्हें देंगे और ये 10 लाख रुपए एज ए कमीशन के तौर पर लिया गया था। इन अधिकारी, जो ये अधिकारी है, इनकी एक फर्म है, उस फर्म के माध्यम से ये सारा ये गिरोह चलाते हैं। और उस फर्म में मैं आपको कहना चाहूँगा कि वो जो फर्म है वो इनके बीवी के नाम से चलती है और ये फर्म आज से नहीं चल रही है। जब 2005 में सेलेक्ट हुए थे, जब चयनित हुए थे, जब वो इस विभाग में कार्यरत हुए तो तब एक फर्म थी जिस फर्म के माध्यम से ये व्यक्ति अलग अलग ठेकेदारों को, या जहाँ पर विभागीय काम चल रहा था उन विभागीय कार्यों पर जो मटेरियल सप्लाई होता है, वो पाइप से लेकर तमाम प्रकार के इस प्रकार के मटेरियल जो उसमें यूज होना था, उसके लिए वो उस फर्म के माध्यम से उस मटेरियल को सप्लाई करता था। वो एक फर्म थी जिसके माध्यम से अंदरूनी कमीशन कह लो या फर्म के नाम पर ये कह लो कि वो खुद अप्रत्यक्ष रूप से ठेकेदारी कर रहा है, ये अधिकारी इस प्रकार का था। उसके बाद एक दूसरी फर्म जो अपने बीवी के नाम पर इन्होंने बनाई थी और वो फर्म जिसके माध्यम से इन्होंने इस प्रदेश के भीतर कहीं ना कहीं ज़मीनों में भी बहुत बड़ी खरीद फरोख्त की है। तो उसके बाद जो इनकी बीबी है, वैसे तो ये रांची के हैं और भू कानून का बार बार जिक्र आता है और उस भू कानून का उल्लंघन कितना हुआ है, क्या हुआ है, फिलहाल की जो डिटेल है वो देहरादून डिस्ट्रिक्ट की निकाल पाए हैं। लगभग देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत इस व्यक्ति ने 100 करोड़ के लगभग जमीनें खरीदी है। आप जान सकते हैं एक अदना सा कर्मचारी जो एई के पद पर गया और उसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा
केवल देहरादून के अंदर, देखिए देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर की डिटेल निकल पाई है, और ना जाने पूरे उत्तराखंड में किन किन जनपदों में इस व्यक्ति के द्वारा ज़मीनें खरीदी गई और क्या क्या चीज़ें की गई। और जब ये उस डॉक्यूमेंट में अपने आप को दर्शाता है तो ये एज ए बिजनेसमैन अपने आप को दिखाता है। ये बड़े चौंकाने वाली बात है। इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं कहना चाहूँगा इस बात को गहराई से वो देखें, इस बात को नोटिस करें कि एक अदना सा कर्मचारी 2005 में नौकरी पर लगता है, और यहाँ जब सशक्त भू कानून जब लागू था खंडूरी के बाद, तो केवल 250 वर्ग मीटर वो ज़मीन खरीद पाता था अपने, वो भी आवासीय भूमि के लिए। पर यहाँ एग्रीकल्चर लैंड खरीदी गई है, और ऐसा नहीं है कि 1 बिस्वा 2 बिस्वा, कई बीघे जिनकी लगभग लागत 100 करोड़ के आसपास बैठेगी अगर जांच हुई। तो वो अगर अपने आप को बिजनेसमैन दिखाता है तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि अपनी जानकारी छुपा के इस प्रदेश के भीतर इस प्रकार का कृत्य कर रहा है। दूसरी बात यह है कि जब ज़मीनों की ये सौदेबाजी करता है तो कुछ ठेकेदार हैं, चुनिंदा ठेकेदार, जिनको ये लगातार काम भी देते रहते हैं और जिनके साथ पार्टनरशिप कह लो अप्रत्यक्ष रूप से, ये उनका उपयोग करता है, उनके साथ सौदाबाजी करके इस ज़मीनों के धंधे को आगे चलाता है। और इस व्यक्ति के खिलाफ पूर्व में भी कई प्रतिकूल प्रविष्टियां इसके खिलाफ लगी है और कई जांचें हुई है, उन जांचों में दोषी ठहराया गया है। ये भी एक जांच लगभग 2018 की है, और इस जांच में ये आप देख रहे होंगे लास्ट पेज, और मैं पढ़कर सुना देता हूं। जिस जांच में ये लिखा गया है कि पूर्ण भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है, इसके लिए लिखा गया है, निश्चित रूप से श्री एस के विकास अधिशासी अभियंता द्वारा पद की गरिमा का ध्यान न रखकर कर्मचारी आचरण नियमावली 2017 के विपरीत कार्य किया गया है, जिससे निगम की छवि धूमिल हुई है। इस हेतु श्री एस के विकास अधिशासी अभियंता स्पष्ट रूप से दोषी है। ये जांचें हैं जो 2018 के लगभग की है, पर 2018 में जांचों में दोषी ठहराए जाने के बाद जब इस व्यक्ति को इसका डिमोशन होना चाहिए था या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, बावजूद उसके इस व्यक्ति को प्रमोशन पे प्रमोशन अगर दिए जा रहे हैं तो किसका हाथ किसकी सह इसके ऊपर है। और सूचना ये भी है कि सचिवालय में बैठे कुछ आईएएस जिन लोगों का ये ब्लैक मनी को वाइट करता है, ये भी सूचना है, और समय रहते नहीं जागे तो निश्चित तौर पर उनके जो चेहरे हैं वो भी बेनकाब होंगे, जिन आईएएसों का ये ब्लैक मनी को वाइट करता है। और साथ में 2018 में जब दोषी ठहरा दिया गया था, और वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति जो पीड़ित है और वो शपथ पत्र के साथ अपने इस लेटर को देता है कि मेरे से 10 लाख रुपए लिए गए कमीशन के तौर पर, और आज विभाग सचिव और मंत्री मौन बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी जड़ें बहुत गहरी है। इसके ताजे एग्जाम्पल ये भी है कि इससे पूर्व या वर्तमान समय में जिस भी व्यक्ति ने, वो शिकायतकर्ता कोई भी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो या पत्रकार हो, जिन भी लोगों ने इस व्यक्ति के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की या जिन्होंने इसके जो मुद्दे हैं उसको समाज के बीच रखने की कोशिश की, इस व्यक्ति के द्वारा षड्यंत्र करके अपने पत्नी के माध्यम से कई लोगों पर मुकदमे दायर किए हैं, मानहानि के केस किए हैं, और अलग अलग धाराओं में, वो 354 हो या इस प्रकार की धाराएं जो 376 हो, इस प्रकार की धाराओं में भी संगीन मुकदमे बेगुनाहों पर लगाए गए हैं। हो सकता है कि इस प्रेस के बाद हमें भी एक मुकदमा और हम पे किया जाए, क्योंकि इस प्रकार का मामला पूर्व में हमने एक फर्जी एसडीएम का उठाया था, और उस फर्जी एसडीएम ने अपने बीबी के माध्यम से हमारे ऊपर एक मुकदमा डाला गया था, और यही प्रक्रिया चल रही है। जो इस प्रदेश में भ्रष्ट अधिकारी है, जिसने लूट खसोट की है, वो अपने बचाव के लिए अपने बीवी बच्चों को आगे कर रहा है, और गंभीर मुकदमे बनाकर कहीं ना कहीं जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। इस व्यक्ति ने वर्तमान समय में रांची से एक पत्रकार पर मुकदमा किया है। अगर क्राइम हुआ भी है, अगर तुम्हारे खिलाफ गलत बोला है, अगर देहरादून के अंदर वो घटना हुई है, तो तुम रांची से किस प्रकार से उस मुकदमे को करवा सकते हैं? ठीक है, मान लो 0 एफआईआर आप वहां करवा सकते हैं, पर मुकदमे की जो कार्रवाई है वो तो उत्तराखंड के अंदर चलनी चाहिए।
पर अपने बीवी बच्चों के आड़ में ये जो कुकृत्य है, कुछ ऐसे अधिकारी और कर्मचारी है जो इसको दबाना चाहते हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से एक शपथ पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी जब मैं देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो इन्होंने ज़मीन खरीदी है, ये आप देखिए, मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड इन्होंने 2021-4-2015 को खरीदी है 748 स्क्वायर मीटर, जिसकी कीमत लगभग इसमें 60 लाख दर्शाई गई है। और ये आप सभी जानते हैं कि जो कीमत सामने दर्शाई जाती है उससे कई गुना अधिक कीमत उस ज़मीन की होती है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2015 में 60 लाख की ये ज़मीन खरीदी गई 21/4/2015 को, फिर 13/3/2015 उससे पहले महीने भी एक ज़मीन खरीदी गई, वो भी एग्रीकल्चर लैंड है और वो 192 स्क्वायर मीटर है जिसकी कीमत लगभग 11.5 लाख है। फिर एक ज़मीन उसी दिन, जिस दिन 13/3/2015 को ये खरीदी गई थी 11.5 लाख की, एक ज़मीन और खरीदी गई है, वो भी एग्रीकल्चर लैंड है और उसकी कीमत लगभग 2,07,00,000 रुपये है। 12,45,00,000 रुपये हैं, जो कि 207 स्क्वायर मीटर है। और एक ज़मीन 15/9/2016 को खरीदी गई, वो भी एग्रीकल्चर लैंड है जो लगभग 24 बीघा है और आप मान लो 2,42,00,000 रुपये के आसपास इसकी कीमत है। और एक ज़मीन 28/4/2017 को खरीदी गई जो रेजिडेंशियल है और 251 स्क्वायर मीटर में लगभग 1,30,00,000 इसकी कीमत है। एक ज़मीन फिर रेजिडेंशियल प्लॉट खरीदा गया जो 17/11/2021 को खरीदा गया और इसकी कीमत 7,24,00,000 के आसपास है। और इतना ही नहीं, फिर एक ज़मीन 23/2/2023 को खरीदी गई है जो रेजिडेंशियल है और जिसकी कीमत लगभग 82 लाख रुपए है। फिर एक रेजिडेंशियल जो ज़मीन है और एक खरीदी गई 30/8/2023 को जिसकी कीमत लगभग 1,05,00,000 रुपए है। ये केवल और केवल देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर का रिकॉर्ड है। हम लगे हैं कि और जनपदों में, और हो सकता है कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी और चीज़ें हो और ज़मीनें हो। एक अदना सा कर्मचारी जो 2005 में एई के पद पर नियुक्त होता है और वर्तमान समय तक आप मान के चलो कि 20 वर्ष, अभी 2025 तक मान के चलते 20 वर्ष हो गए हैं, 20 वर्षों में इतनी तरक्की कर जाता है कि कई 100 करोड़ की तो संपत्ति बना लेता है और ठेकेदारों से आप अकाउंट में कमीशन लेते हो। और वो ठेकेदार जब शपथ पत्र के साथ, दुख इस बात का होता है, शपथ पत्र के साथ अगर शिकायत करता है तो ये तमाचा इस विभाग के सचिव के मुंह पर भी है, इस विभाग के खुद पूरे विभाग पर है और इस विभाग के मंत्री पर भी है कि शपथ पत्र के साथ अगर कोई व्यक्ति शिकायत कर रहा है, उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आम व्यक्ति की सुनवाई क्या होगी। यह बड़ा विषय है और इतना गंभीर मामला है। मैं चाहता हूं कि व्यस्तता के कारण इस मामले को हम नहीं ला पाए थे एक आध महीने से, परंतु आज इस उद्देश्य से इस मैसेज को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इसका संज्ञान लें, सचिवालय में बैठे विभागीय सचिव श्री शैलेश बगोली जी इसका संज्ञान लें और उक्त व्यक्ति पर तत्काल कार्रवाई करके, आवश्यक कार्रवाई करके इन्हें सजा दें जो हो सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया, ये प्रेस करना इसलिए भी जरूरी था कि अगर ये नहीं करते हैं तो माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और वहाँ इस मसले को ले जाएंगे। ये हमारा उद्देश्य था। इसके अलावा मैं एक और गंभीर बात कहना चाहता हूँ कि पिछले समय में अभी 1,75,000 रुपये की सैलरी पर एक व्यक्ति जो रखा गया था, उसके लिए हमारे संगठन के साथियों ने खूब विरोध भी किया था और एक दिन जो शहरी विकास निदेशालय है उस निदेशालय में पूरे दिन भर वहाँ पर हंगामा भी काटा था। उसके बाद जो सचिव है नितेश झा जी, उनके यहाँ से कॉल आता कि भाई अगर ऐसा है तो हम इस पे संज्ञान लेकर ये करेंगे। उसके बाद एक बैठक डायरेक्टर जो है शहरी विकास की उनके साथ हुई, उन्होंने पत्र देने को कहा था, उनको पत्र दिया गया, परंतु वर्तमान समय में जो पता लगा और जो चीज़ें हैं
वो ये पता लगा कि उस व्यक्ति को रखने का जो सारा वो है सिस्टम है, या उस व्यक्ति को रखने की जो सारी प्रक्रिया है, या उस व्यक्ति की रखने की जो अप्रोच है, वो शहरी विकास विभाग के जो मंत्री हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, उनके द्वारा उन्हें रखा गया, ऐसी सूचना है। और अगर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस प्रकार से सारे नियमों की धज्जियां उड़ाकर एक लखनऊ से लाए गए व्यक्ति को 1,75,000 की नौकरी दे दी, तो निश्चित तौर पर आज तक हमारे स्तर पर जो कार्रवाइयाँ शहरी विकास निदेशालय और शहरी विकास विभाग की ओर की जा रही थी, निश्चित तौर पर अगली जो कार्रवाइयाँ हमारे लोगों के द्वारा प्रेमचंद्र अग्रवाल के घर का घेराव या उनके घेराव करके की जाएंगी। और निश्चित तौर पर अगर ये संज्ञान नहीं लेते तो इस मामले को भी कोर्ट के शरण में ले जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। और अब अंतिम और जो विषय है और महत्वपूर्ण विषय है, उस ओर आप सबका ध्यान खींचना चाहूँगा, पूरे प्रदेशवासियों का ध्यान खींचना चाहूँगा और सरकार का भी ध्यान खींचना चाहूँगा कि इस प्रदेश के अंदर कई संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं और स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जिन पर हम कहते हैं कि सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का कोई इंटरफेयर होना नहीं चाहिए, तब जाकर वो अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। ऐसा ही एक मामला मैं कहना चाहूँगा कि सूचना आयोग का है। सूचना आयोग, इंटेलिजेंस के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप इस मैसेज को पहुँचाइए। सूचना आयोग 15 दिनों से बिना काम धाम के चल रहा है। सूचना आयोग में 15 दिन से कोई काम नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि जो वहाँ का quorum है 9+1, 9 आयुक्त और 1 मुख्य आयुक्त। अभी वर्तमान समय में बड़ा दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि एक संवैधानिक बॉडी और स्वतंत्र बॉडी जहाँ केवल 1 आयुक्त मौजूद है, जहाँ 9 आयुक्त और 1 मुख्य आयुक्त होना था और वहाँ 1 आयुक्त है। और वहाँ एक कार्यप्रणाली ये है, वहाँ की कार्यप्रणाली ये है कि जब तक कोरम पूरा नहीं हुआ तब तक वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होगी, तब तक वहाँ कोई कार्य नहीं होगा। तो प्रदेश सरकार कर क्या रही है? प्रदेश सरकार को जल्दी से जल्दी वहाँ पर इस पूरे कोरम को भर देना चाहिए, जिससे कि लगभग 1500 जो मामले हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। 1500 से भी अधिक मामले हैं, जिसमें कई मामले तो हम लोगों के हैं जो समाज की लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, और 1500 मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस बात से कि सरकार इसका संज्ञान लेकर वहाँ पर तुरंत मुख्य सूचना आयुक्त और जो अन्य आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति करें, क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देशानुसार भी ये कोरम पूरा होने के कारण सुनवाई वहाँ की जा सकती है। जो मैंने अभी कहा है कि जब कोरम पूरा होगा तभी सुनवाई होगी, और 15 दिनों से ये काम ठप पड़ा हुआ है, तो ये बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। तो ये मैंने 2 से 3 मामले बताए हैं, इसमें चाहे सुजीत विकास कुमार का मामला हो या 1,75,000 सैलरी में रखा गया एक व्यक्ति जो खुद मंत्री के द्वारा कहा जा रहा है रखा गया है, और एक ये सूचना आयोग में जिस प्रकार से सारा कामकाज ठप पड़ा हुआ है, ये मामला है। तो इन सभी मामलों का संज्ञान उत्तराखंड सरकार ले, मैं ऐसी आशा करता हूँ और हमें उम्मीद है। और अगर नहीं करेंगी तो निश्चित तौर पर आगे की जो कार्रवाई है उस पर भी हमारे आगे कदम बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बॉबी भाई, तो 10 लाख की बात आप कर रहे हो, क्या उस आदमी को फिर काम मिला है? उस व्यक्ति को काम मिला है? नहीं मिला, नहीं मिला उस व्यक्ति को काम ना। उसने बोला 10 लाख दे दीजिए और मैं दिला दूंगा काम। डिटेल्स आपने दिए हैं वो डिटेल सार्वजनिक है, मतलब ऐसे मंच पर है जो सरकार खुद देख सकती है। ये है ना, फिर अगर ये है तो सारे कागज, हाँ, जो सरकार के पास उपलब्ध है। बिल्कुल। लेकिन अगर सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है तो इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, हाल फिलहाल में जब भू कानून की चर्चाएं तेज हुई थी, जब ये लगा था कि भाई उत्तराखंड के अंदर जिन लोगों ने भी गलत तरीके से एग्रीकल्चर लैंड को खरीदा है, और तो उस दौरान ये आदेश हुए थे मुख्य सचिव के टेबल से कि सभी जिलाधिकारियों को ये आदेश किए जाते हैं जिन्होंने गलत तरीके से भूमि का खरीद फरोख्त की है, उन लोगों पर कार्रवाई और उनकी भूमि रिकवर की जाए। परंतु दुर्भाग्य है कि इन लोगों के द्वारा बड़ी बड़ी लैंड एग्रीकल्चर के रूप में खरीदी गई है, और उन पर आज तक हमने देखा कि जिलाधिकारी देहरादून ने तो कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया कि भाई इस व्यक्ति भी कोई ज़मीन थी और ये हमने रिकवर की है या ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका मतलब ये है कि केवल देहरादून में ही नहीं, देहरादून में भी इसकी संख्या बढ़ सकती है।
इसके अलावा 12 और जनपदों में भी ये भूमि का खरीद फरोख्त जो किया गया है, इसके और भी हो सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि एक अधने से कर्मचारी की अगर लगभग 100 करोड़ के आसपास भूमि खरीदी गई है या इस प्रकार की संपत्ति इकट्ठा की गई है, तो वास्तव में कहीं ना कहीं ये झकझोर देने वाली एक बात है कि इस प्रदेश के अंदर जो लूट खसोट हो रही है उसका स्तर कितना बड़ा है। इसी से जुड़ा एक दूसरा सवाल यह है कि आप सभी जानते हैं कि जब जमीनें खरीदी जाती हैं सरकारी रेट पर खरीदी जाती हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी रकम जो है ब्लैक मनी के रूप में ट्रांसफर होती है इधर से उधर, तो इसमें भी हुआ होगा। तो क्या अंदाजा लगाया जा सके कि कितना ब्लैक मनी इधर से उधर हुई होगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि जो वाइट मनी दिखाई जाती है उसका लगभग 4 से 5 गुना और ब्लैक में जाता है, और वो हमें भी पता है, सबको पता है। परंतु जो वाइट में ही करोड़ों करोड़ों रुपए की एक एक प्लॉट या एक एक कई जो ज़मीनें ली गई है वो है, तो इसके अलावा मुझे तो लगता है कि अगर इस पे ढंग से छानबीन की जाए तो इसकी संख्या भी बढ़ सकती है, और जो मैं 100 करोड़ का जो आंकड़ा बता रहा हूँ उसका दाम भी बढ़ सकता है। दूसरे सचिवालय के कुछ लोगों की जानकारी आपके पास में है, किनका पैसा बिल्कुल लगाते थे? बिल्कुल, ये सूचना है कि सचिवालय के कुछ आईएएसओं का जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने का भी ये काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर समय के साथ पूरी हमारी टीम लगी हुई है, चीज़ें निकाल कर इसका भी खुलासा करेंगी, उनके चेहरे भी बेनकाब करेंगी